हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, उड़ीसा ने किया है, गुजरात ने किया है, केरला ने किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम है 2024, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा क्या की गई है, लॉन्च की गई है। और इसका मेन एम क्या है कि गर्ल्स को क्या करना, एजुकेट करना, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे वुमेन्स की कितनी एज होनी चाहिए, तो 21 to 60 ईयर्स ओल्ड की वुमेन्स होनी चाहिए और वो हर मंथली 1500 रुपये, 1500 रुपये क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। इसका उद्देश्य ये है कि इसका एम क्या है, प्रमोट करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। ठीक है। और सेल्फ रिलायल बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाना। तो ये है माझी लड़की बहन स्कीम। तो किसके द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा स्टार्ट की है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो ये पेनिनसुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है। और विदर्भ क्षेत्र भी आ जाता है इसमें, और ये है आपका अरेबियन सी, जिससे ये अपनी एक लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बनाता है। लैंड बाउंड्री देखें तो ऊपर इसके गुजरात है, यहाँ पे एमपी है नॉर्थ में, और ईस्ट में इसकी क्या है, छत्तीसगढ़ है, और साउथ ईस्ट में इसके तेलंगाना है, और नीचे कर्नाटका है और गोवा है। तो इतने स्टेट से ये अपनी लैंड बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। एरिया वाइज देखें महाराष्ट्र तो थर्ड प्लेस पे आता है आफ्टर राजस्थान, एमपी, और इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे एरिया वाइज में यूपी आता है। ठीक है। तो थर्ड प्लेस पे आपका महाराष्ट्र है। तो इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र, ये ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें पूछा गया है कि एक नए यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन काउंसिल है उसके न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो कौन है। चार्ल्स मिशेल हैं, एंटोनियो कोस्टा हैं, हरमन बेन रोम्प्यू हैं, और बॉन डेयर लेन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो एंटोनियो कोस्टा, जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के, इनको रिसेंटली में यूरोपियन काउंसिल का क्या है, प्रेसिडेंट या इलेक्ट किया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये कहाँ के, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन काउंसिल क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का एक इंस्टीट्यूशन है। और ये डिफाइन करता है क्या, वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन की जो जनरल पॉलिटिक्स है, उस उसके पॉलिटिकल डायरेक्शन को डिफाइन करता है, क्या क्या यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटीज होनी चाहिए। इन सब चीजों को क्या करता है, ये डिफाइन करता है आपका यूरोपियन काउंसिल। ये क्रिएट कब किया गया था, 1974 में क्रिएट किया गया था। और यहाँ पे डिस्कशन कौन करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, कंट्री हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसके मेंबर की बात करें तो जो 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है या हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो इसके क्या आते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, ये इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ठीक है। चलिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, यूरोपियन काउंसिल का हेडक्वार्टर कभी कभार पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग या स्टेट। ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ब्रसल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, न्यूमा चुशुल रीजन। ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, न्यूमा चुशुल रीजन। अब ये न्यूज में क्यों था, यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड आया था, जिसकी वजह से 5 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो इसलिए न्यूज में था। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, असम में है, सिक्किम में है, लद्दाख में है, या आपका उत्तराखंड में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ, 5 आर्मी जो पर्सनल थे, ठीक है, वो क्या, जिसमें 4 जवान थे, एक जेसीओ था, तो उनकी डेथ हो गई है। वो T-72 टैंक उनका जो था, वो स्टक हो गया था, फंस गया था श्योक रिवर में। और श्योक रिवर कहाँ पे, न्यूमा चुशुल रीजन, ईस्टर्न लद्दाख में उनका फंस गया था। और सडन उनका जो टैंक फंसा, इसके बाद श्योक रिवर में क्या, वाटर लेवल जो हुआ, राइज होने लगा, पानी बढ़ने लगा, जिससे उनकी, लोग वो फंस गए, स्टक हो गए, और उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो T-72 टैंक की बात करें, ये इनिशियली डिजाइन किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। बाद में इसको मॉडर्नाइज करके T-72 अजय रख दिया गया इसके, और इसको 2020 में इसको पोस्टर किया था, गलवान क्लैश जब हुआ था चाइना के साथ, तब इसको पोस्टर किया गया था लद्दाख में। तो श्योक रिवर की बात करें, श्योक रिवर क्या है, ये आपके इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये क्या करती है, ये नॉर्दर्न लद्दाख, जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है। और इसके बाद ये जो पीओके रीजन है, यहाँ पे, यहाँ से फ्लो होती है। इसके बाद ये पीओके रीजन में जाके, पीओके में जो
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे जाके गिलगित बाल्टिस्तान है, वहां पे जाके ये इंडस रिवर में अपना पानी ड्रेन कर देती है, मतलब ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और इसके बाद देखें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है रीमो ग्लेशियर से, लद्दाख में रीमो ग्लेशियर है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। ये टोटल लेंथ इसकी 550 किलोमीटर ट्रेवल करती है ये लद्दाख में। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, नुब्रा। ये देख रहे हो, ये श्योक रिवर गई है, और ये आके इसमें न्यूब्रा रिवर मिल जाती है श्योक रिवर में, ठीक है। तो जो नुब्रा रिवर है वो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और श्योक किसकी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये काफी ज्यादा जो रिवर वाला पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंडस की और भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे आपके ऊपर झेलम मिलेगी, चिनाब मिलेगी, इसके बाद नीचे आपकी सत वो अ, कौन सी ब्यास, रावी, ब्यास मिलेगी, रावी मिलेगी, फिर सतलज मिलेगी। तो ये वाला जो इंडस बेसिन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कभी किसी दिन इसको कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में जो T-72 टैंक था वो स्टक हो गया था, और सडन सियोक रिवर में वाटर राइज होने लगा, जिससे उनकी डेथ हो गई, फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन बन गई, जिससे उनकी डेथ हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है ऑफ GSAT-20 सैटेलाइट का, जो रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है। तो बताना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। GSAT-20 सैटेलाइट का, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगी, कम्युनिकेशन करेगी, या वेदर मॉनिटरिंग करेगी, या यहाँ पे नेविगेशन करेगी। तो चलिए देखते हैं, ये अभी न्यूज में थी हाल फिलहाल। तो फर्स्ट टाइम इसरो विल लॉन्च करेगा लार्जेस्ट, सबसे लेटेस्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट को, GSAT-20, ठीक है। और किसके द्वारा करेगा, यही एक न्यूज बन गई, क्योंकि ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेगा। इंडिया के पास भी है Mark 3, लेकिन उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी वेटेड सैटेलाइट को वो लॉन्च कर सके। अभी इंडिया के पास इतनी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो GSAT-20 जो टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट है वो एक हाई टेक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। जैसे आप यूज करते हो ना वीडियो और ऑडियो, ये सब डाटा यूज करते हो, ये सब क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो इसका वेट कितना है, 4700 kg इसका वेट है, ठीक है। और इसके फीचर्स की बात करें तो ये कवर करेगी पूरे इंडिया को, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट को कवर करेगी, ठीक है, GSAT-20 सैटेलाइट। तो सैटेलाइट विल, ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाएगी, तो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा ये इसको क्या किया जाएगा, उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो भाई क्यों कर रही है GSAT-20 सैटेलाइट हम फाल्कन एन रॉकेट से, क्योंकि हमारे पास भी एक इंडिजीनियस खुद का हैवी रॉकेट है, लेकिन जिसका नाम क्या है, Mark 3, लेकिन क्या है, लेक कैपेबिलिटी टू लिफ्ट सच एज हैवी सैटेलाइट। तो ज्यादा हैवी सैटेलाइट को वो क्या करता है, लिफ्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें फाल्कन 9 का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो GSAT सैटेलाइट सीरीज की बात करें तो GSAT का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। और ये इंडिया की इंडिजीनियस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसका यूज किसमें करोगे, डिजिटल ऑडियो है, डेटा है, और आप वीडियो ब्रॉडकास्टिंग जो भी करते हो, जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये GSAT जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं उन्हीं की वजह से देख देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो टाइप की सैटेलाइट यहाँ पे होती है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, और एक आपकी होती है कौन सी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। स्टेशनरी सैटेलाइट वे सैटेलाइट होती हैं जिनकी पोजीशंस कहाँ पे होती है, डायरेक्टली एबव द अर्थ इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, इक्वेटर के डायरेक्टली एबव होती है। ये ब्लू वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये सैटेलाइट क्या होती है, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसका यूज किसमें करते हैं, जैसे वेदर रिपोर्ट में यूज करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रीजन में क्या वेदर रिपोर्ट है, कि कैसा वेदर है वहां पे, रैन होने वाली है, रैन क्या है, ये सारी चीजें, क्लाउड है क्या नहीं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, IMD जो करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइज जो करती है, वो क्या करती है, डिपार्टमेंट है। तो इसी सैटेलाइट का यूज करता है, स्पाई करते हो आप, मतलब जासूसी करनी होती है किसी के ऊपर, तो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं। और टेरेस्ट्रियल रिपोर्ट फॉर द जियोग्राफिकल एरिया, कहाँ पे कैसा मतलब आपकी लैंड है, ठीक है। तो हर जगह जहाँ पे यूज करते हो वहां पे आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हो। मैपिंग में आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हो, जो भी आप गूगल मैप चलाते हो, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और ये आपकी कहाँ पे होती है, ये आपकी होती है ऑलवेज पोजिशन होती है डायरेक्टली एव द इक्वेटर। और ये इनकी अगर स्पीड देखें, तो जिस स्पीड से अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, उसी स्पीड से ये भी अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। अब दूसरी होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये क्या करती हैं, इनकी पोजीशन की बात करें तो ये अर्थ के किसी भी लैटिट्यूड पे इनको पोजीशन किया जा सकता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी लैटिट्यूड पे ये पोजीशन होगी, क्या पता ये 23.5 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पोजीशन हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पोजीशन हो, या कहीं और भी पोलर रीजन में पोजीशन हो, ठीक है। तो ये होता है इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। और ये कौन कौन सी सैटेलाइट होती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आती है, जैसे कि GSAT,
आपकी सैटेलाइट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती हैं, या ब्रॉडकास्टिंग केबल टीवी, जो भी आप टीवी देखते हो, कोई भी चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तो वो किसकी वजह वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की वजह से ही होता है। रेडियो सिग्नल्स, आप रेडियो सुनते हैं, तो ये सब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है? क्या पता आपको पूछ दे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में से इनका क्या-क्या काम है, एक काम आपका यहाँ पे स्पाई नेटवर्क रख दे, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है आंसर इसका? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बाकी देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन किससे करते हैं? हमने अभी देखा, किससे करते हैं? सिंक्रोनस से करते हैं, ठीक है? तो ये स्टेशनरी से करते हैं, ये भी स्टेशनरी से करते हैं, नेविगेशन भी स्टेशनरी से करते हैं, कम्युनिकेशन से सिंक्रोनस से करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉजेटिव एजेंट बताना है। अभी रिसेंटली में एक ओरोपाउचे फीवर न्यूज में आया है, ठीक है? तो ये किसकी वजह से होता है? इसका एजेंट कौन है? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, प्रोटोजोआ है? चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो रिसेंटली में ये यार थोड़ा ऊपर लग गया लगता है, ये कटा हुआ आएगा, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे रिसेंटली ये जो वायरस लॉन्च हुआ है, कहाँ पे देखा गया? ये इटली में देखा गया। इटली, ये इटली में देखा गया, फर्स्ट केस इसका इटली में देखा गया, और ए फॉचे फीवर का किस कारण होता है? ये इसका जो एजेंट कौन था? इसका एजेंट था वायरस। उस वायरस का नाम क्या था? उस वायरस का नाम था ओरो पाउचे वायरस। उसका नाम ही ओरोपोचो वायरस था। और ये किसके द्वारा? मॉस्किटो द्वारा, जो मच्छर है उसके द्वारा ये डिजीज फैलती है, ठीक है? तो 4 to 8 डेज में आपको देखने को मिल जाएगा, पीरियड है इसका, और वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द ये ट्रिनाडा एंड टोबैको में 1955 में ये देखा गया था पहली बार। सिम्टम्स इसके ये हैं, इसमें आपको फीवर आएगा, हेडक होगा, मसल्स या जॉइंट पेन होगा, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस ओरेपोचे फीवर में, ठीक है? तो ये कहाँ पे हुआ? ये एक वायरस है, और ये अभी कहाँ देखा गया? ये अभी इटली में देखा गया। ओके, अब इटली के बारे में देख लेते हैं। तो इटली क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है, जो आपकी तीन तरफ से आपकी एक मेडिटेरियन सी से क्या है, कवर्ड है। और इसके ईस्ट में एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। एड्रियाटिक सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है? और ये पूरा मेडिटेरियन सी का पार्ट है। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे आपको दो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री देखने को मिलेगा यहाँ पे, वेटिकन सिटी, ठीक है? वेटिकन सिटी। एक कंट्री और है, सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे देखने को मिलेगी, मोनाको। वो भी इटली में ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी सिसिली और सर्डिनिया, ये सब क्या है? ये इटली के ही आइलैंड है, ठीक है? अब बाकी ये देखो, यूरोप का मैप है, ये मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे आपको एक मेडिटेरियन सी में दो आपको आइलैंड कंट्री देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी साइप्रस हो गई, और एक आपकी माल्टा हो गई। क्या है इसका नाम? है माल्टा। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाए आपसे। तो ये रहा एड्रियाटिक सी, ठीक है? बाकी ये जो छोटे छोटे सीज हैं, इन पे कभी ऑर्डर में मैपिंग में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे इटली के कौन कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती है? फ्रांस करती है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, ठीक है? ये सब क्या लैंड बाउंड्री बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस इटली होगा, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।